महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी सूरत हाल पैदा कर दी है। जब हम कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेते हैं फिर मुल्क को इन हालात का सामना करना पड़ता है। आपको जल्द उठना होगा। PMLN का ये आखिरी इलेक्शन होगा। झगड़े वर्करों के नहीं क़यादत के हैं। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती। खून बहो पसीना बहो। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मरतबा फिर इस चीज़ पर जोर दिया कि जो तहरीक एक चलनी चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़ वो महंगाई के मामले पर चलनी चाहिए और वोट को इज्जत दो के बारे में आज उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। क्या नून लीग के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हो रही है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर एक पॉपुलर किसी चीज़ पर कोई तहरीक चलाई जा सकती है वो महंगाई के इशू पर ही चलाई जा सकती है, चूँकि महंगाई से हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, गवर्नमेंट इसका एतराफ़ भी करती है। और क्या ये भी रियलाइज़ हो गया कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो वोटर के अंदर, एक आम आदमी के अंदर नहीं बिकने वाला, और या फिर ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हद तक ये मामला है, बाकी पार्टी के अंदर जो है ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। चूँकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये एतराफ़ फिर से किया है कि पार्टी के अंदर दरार ज़रूर है, तकसीम ज़रूर है। उन्होंने ये कहा कि जो वर्कर हैं वो आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं, जो झगड़े हैं वो पार्टी की क़यादत के अंदर हैं। और साथ ये भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है मुल्क के अंदर और जो मौजूदा हुकूमत है उसका बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। तो ये जो नून लीग है इसके लिए चैलेंज पंजाब के अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर आपस की लड़ाई। और जो महंगाई की हम बात कर रहे थे उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो 3 साल बाद भी वही है जो आज से 3 साल पहले तक, गवर्नमेंट में आने से पहले। वो महंगाई का मामला आज 3 साल हुकूमत करने के बाद भी साबका हुकूमतों पर डाल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज फिर ये कहा कि जो कर्जे साबका हुकूमतों ने लिए वो महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। आज हम आपके साथ कुछ डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि वो ज़रूरी अशिया जिनका दीगर चीज़ों पर भी महंगाई के हवाले से असर पड़ता है उनकी कीमतों में PTI के दौर में कितना इजाफा हुआ है। और साथ से नाज़रीन हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑर्डिनेंस जो है जिस पर गवर्नमेंट तैयारी कर रही है वो ऑर्डिनेंस आ सकता है अगले हफ्ते, चूँकि 8 अक्टूबर को मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जज जावेद इकबाल साहब की मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो अब हुकूमत क्या उन्हीं को दोबारा चेयरमैन नैब लगा पाएगी या किसी और को लगाएगी। लेकिन जो हुकूमत का एहतसाब का बयानिया था, अगर गवर्नमेंट बगैर अपोजिशन के साथ मुशावरत के अपना चेयरमैन नैब लेकर आती है तो पहले ही एहतसाब की जो ड्राइव है उस पर बहुत से सवालात उठते हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी पे कितना असर पड़ेगा, एहतसाब के ऊपर कितना असर पड़ेगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में एनालिसिस हम इसमें शामिल कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें स्टूडियो में। साबिक वज़ीर और सियासी मामलात पे बड़ी ज़बरदस्त तजिया भी करते हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया शहजाद चौधरी साहब ने, तजियाकार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब तजियाकार हैं और सैयद काजी साहब सीनियर साफ़ी भी हैं और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा कुछ डिटेल्स आपके साथ नाज़रीन शेयर करते हैं कि किन चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और इनका इम्पैक्ट जो है वो बाकी ज़रूरी अशिया पर भी पड़ता है, पर्टिकुलरली अशिया खुर्दनोश पर भी और बाकी चीज़ों पर। तो 3 साल में बिजली की जो कीमत है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो 4 रुपये 72 पैसे का फ़ी यूनिट इजाफा कर चुकी है और अक्टूबर में बिजली की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार में 340% तक गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है और गैस की कीमतों में मज़ीद 35% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 3 साल में डॉलर की कदर में 40% इजाफा हुआ है और 3 माह में डॉलर की कदर में 20 रुपये का इजाफा हो चुका है सिर्फ 3 माह के अंदर। और तहरीक इंसाफ के 3 साल में 30 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 170 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा हो चुका है। तो ये जो 3 साल PTI का दौर हुकूमत था उसमें जो कर्ज़े हैं मजमूई उनमें 14.9 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हो चुका है, यानी 14,900 अरब का इसमें इजाफा मज़ीद PTI कर चुकी है। और कर्ज़ों को ही मरूद इल्ज़ाम PTI ठहराती है कि इनकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, सारे मसाइल की जड़ जो है वो कर्ज़े हैं। शहबाज शरीफ साहब को आपको सुनाते हैं कि आज उन्होंने महंगाई के मामले पर ही एक अपनी लाइन फिक्स कर ली है। आज उन्होंने एक बड़ी जज्बाती स्पीच की है, रावलपिंडी के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन था, इसमें उन्होंने कहा कि महंगाई के मामले पर अब तहरीक चलानी पड़ेगी। ज़रा सुन लें शहबाज साहब। देखती आंख ने इस तरह का बदतरीन जमाना कभी नहीं देखा था। अगर इस मुल्क में आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा,
और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा। खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम का महंगाई स्वागत। शेख वकास अकरम साहब, आज बड़ी एक माइक तोड़ स्पीच की शहबाज साहब ने बड़े जज्बात में आकर और कहा कि महंगाई के मामले पर अब एक तहरीक चलाने का जवाब जो है वो पैदा हो चुका है। 3 साल गवर्नमेंट को हो चुके हैं, तो क्या ये बरवक्त शहबाज साहब को समझ आ गई ये बात कि महंगाई का मामला ही ऐसा इशू है कि जिस पे हम आम आदमी की हमदर्दी हासिल कर सकते हैं? वोट को इज्जत दो का जो एक बयानिया था वो शायद उसको जो PMLN है वो आम आदमी के साथ, आम आदमी के जो मसाइल हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाई पिछले 3 साल के अंदर, या फिर ये सिर्फ शहबाज साहब की अपनी अप्रोच है, बाकी PMLN जो है वो नहीं मानेगी इनकी इस बात को? देखिए, पहली बात तो ये है कि वोट को इज्जत दो वाला जो नैरेटिव है ये तो उस वक्त की बात है जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जाना पड़ा मियाँ नवाज शरीफ को, और उसके बाद फिर वो लाहौर की तरफ जब ट्रैवल हो रहा था और वहाँ पे नारा लगा। ये स्लोगन्स जो होते हैं ये उस वक्त की एक स्पेसिफिक कैंपेन के हवाले से डिज़ाइन किए जाते हैं। सो इसी स्लोगन को बाद में नैरेटिव समझ लिया गया, और मैं उस वक्त भी ये कहता था कि वोट को इज्जत दो वाली बात से पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या आप खुद अपने वोटर को इज्जत दे रहे हैं, अपने MNAs को इज्जत दे रहे हैं, अपने MPs को इज्जत दे रहे हैं, अपने सेनेटर्स का म्यार क्या है उनको इज्जत दे रहे हैं? वो तो कहते हैं आप हमारी वजह से हैं, आपकी वजह से हम नहीं है। हम खंबे को भी टिकट दें तो खंबा भी बन जाएगा। इज्जत तो यही दी जा रही थी। तो मेरा एम्फेसिस शुरू से ये रहा कि आप वोटर को इज्जत देने की बात करें, वोट को इज्जत दो। वो तो मियां नवाज शरीफ को जिस वक्त जाना पड़ा तो उस वक्त जलसे के दौरान एक स्लोगन जो है वो डिजाइन हुआ और उसके बाद उसी को पकड़ के बैठ गए। वो किसी भी हवाले से, अब देखें ना, वोटर मौजूद है, जिंदा है, उनको पता है कि उनको कितनी इज्जत मिल रही है। अब उनके हाथ जो चीज बैलेट बॉक्स में जा रही है उसको आप, उसकी राय को आप कह रहे हैं कि इज्जत दो, मगर राय देने वाले दी तो इज्जत ना करो। सो वो नारा उस वक्त तो शायद रेलेवेंट था क्राउड पुल करने के लिए। मरियम बीबी भी हिम्मत लगा रही थी, मियाँ साहब भी जगह जगह पे कह रहे थे मुझे निकाल क्यों दिया, वोट को इज्जत दे दो, ये उसी वक्त टाइम। बट अब फिर जिस वक्त आगे गवर्नमेंट जो है वो खान साहब की आ गई और गवर्नमेंट की आने के बाद उतार चढ़ाव शुरू हो गए। कभी खामोशी, कभी मफाहमत, कभी मज़ाहमत, कभी बैकडोर गुफ्तगू, कभी मीटिंग, और कभी अजराहे वो जो है क्या उसे कहते हैं कि मामला फहमी के तौर पे खुद खामोशी। बिल्कुल, वोटर जो है और जो वोट है, निकलो बाहर, लड़ पड़ो, हम खामोश हैं, ऐसा दौर भी आया। और ये सारा कुछ हमने देखा जिसने वोटर को बेसिकली किया कंफ्यूज। और वो आपकी बात ठीक है, वो कनेक्ट ना कर सका। रहा सवाल, और वो किसी भी दिन से ये वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव या स्लोगन, मैं नैरेटिव भी नहीं कहता, मैं इसे स्लोगन कहता हूँ, ये मियाँ शहबाज शरीफ का था ही नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ ने दिल से कभी इसको ओन ही नहीं किया। कहीं बैठ के किसी भी जगह पे आप उनकी डिस्कशंस देख लें, उनके इंटरव्यूज देख लें, मुझे याद नहीं पड़ता, अगर हो तो आपके ज़हन में, मुझे याद नहीं पड़ता। सो ही नेवर ओन्ड इट, ही सेड ठीक है, क्योंकि जहां पहली दफा ये नारा लगा वहां मियां शहबाज शरीफ मौजूद भी नहीं थे जहां पहली दफा ये नारा लगा था, अगर आपको याद हो, व्हेन ही वाज गोइंग टू लाहौर। सो मैं ये समझता हूं कि अब क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, जब इन्होंने देख लिया कि आपस में ये कनेक्ट नहीं हो रहा, वोटर इसको ओन ही नहीं करता, अवाम इसको ओन ही नहीं करती, कि जिस वक्त आपके साथ ज्यादती हो जाए उस वक्त वोट को, जब आप मुश्किल में हो, जब आप अपोजिशन में हो तो उस वक्त वोट को इज्जत दो, मगर जब आप हुकूमत में हो तो उस वक्त आप वोटर को इज्जत ना दो। लोग तो ये समझते हैं और लोगों पे गुजरी है। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये जो नारा लगाया गया है कि महंगाई के मामले पे तहरीक चलनी चाहिए, अब देखा, असेस किया, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन का टेक्निकली साल जो है वो आखिरी तो भाग दौड़ होती है, एक नहीं सारी जमातें दौड़ पड़ती हैं, वो तो फिर दौड़ अपनी अपनी होती है। साल यही होता है, वो जो 2 साल आखिरी रह जाते हैं उसमें हुकूमत भी राज्य के फंड्स देती है, जायज़ नाजायज़ सारे काम करती है, MNAs MPs के, क्योंकि आखिरी साल सारे अपने हल्कों में अपोजिशन। अब इन्होंने देख लिया कि महंगाई इशू है, फिर कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, पहले दिन से महंगाई इशू है, पहले दिन से आपको ये वोट वाली जो नॉनसेंस थी इसमें से निकल के ये इज्जत वाली, बेइज्जती वाली, ये सब दुनिया ने देखा सुना है। आपको पहले दिन से इस बात का आपका काम ही यही है। मामला ये है कि जो हुकूमत है वो भी एक अपना काउंटर नैरेटिव बना रही है महंगाई के मामले पे, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है महंगाई का, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, तो साबका हुकूमतों की वजह से महंगाई आज के अंदर हो रही है। ये बड़ा जरा ये सुन ले फवाद साहब, आज वो वजह क्या बता रहे थे इसकी, बताता हूँ आपको। कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, लोगों की चीखें निकल रही हैं। 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को
27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। जब हम कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेते हैं, आपके यहाँ कीमतें जो हैं वो ऊपर जाती हैं, आपके यहाँ जो अमूमी ज़राअत की जो चीज़ अमूमी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ऊपर जाती हैं, बिजली गैस आपके पास ऊपर जाती है, तो फिर मुल्क को इन हालात का सामना करना पड़ता है। देखिए शौकत तरीन साहब, शौकत अजीज साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा नून लीग की हुकूमत जो है ये कर्जे छोड़ गई। उसके बाद जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा ये काफ वाले ये कर गए। ये को पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है। इस दफ़ा देखें मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उसका आपने बंदोबस्त कर दिया, कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई दौड़ गया, कोई रह गया, कोई उनकी अपनी डिवीजन शुरू हो गई। आज आप कैसे कहते हैं अगला इलेक्शन आप इस जवाब पे लड़ेंगे? ठीक है जनरल साहब, ये जो पीटीआई कह रही है कि महंगाई है साबका हुकूमतों की वजह से है, कर्जे बहुत लेके चले गए, जबकि खुद वो 14.9 ट्रिलियन के कर्जे पीटीआई भी ले चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब जो आज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें तहरीक जो चलानी पड़ेगी मुल्क के अंदर असल में वो महंगाई के मामले पर चलानी पड़ेगी। यानी 2023 का जो इलेक्शन जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो महंगाई के मामले पर ही लड़ा जाएगा। और उसमें आपको किसकी आर्गुमेंट में ज्यादा आपको वजन नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज तो फैक्ट है कि महंगाई है और बढ़ती जा रही है, काफी बड़ी है, जिससे कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से चीजें बाहर होती जा रही हैं। नतीजा ये है कि पब्लिक में एक बेइत्मीनानी है, बहुत परेशानी है। लेकिन मेरा अपना तजर्बा है कि इस महंगाई के मामले पे आज दिन तक सिवाय वो उस वक्त के जब भुट्टो के पीरियड में चीनी महंगी हुई और एक इनकलाब आया था, उसके बाद कभी नहीं देखा कि ये वाकई इस इशू के ऊपर कोई बहुत बड़ी तहरीक चल गई हो। अब देखिए महंगाई तो लगातार होती रही है। डॉलर जनरल मुशर्रफ के वक्त में 60 रुपए का था, जरदारी साहब का वक्त आया तो वो 100 रुपए का हो गया, कुछ उससे भी बढ़ गया। नवाज शरीफ साहब के वक्त में 134 रुपए तक गया, अब 170 पे पहुंच गया। तो महंगाई कभी किसी ने रोकी है, रुक सकी है? जो मुल्क कर्जों पे जीते हैं उनका हशर यही होता है। आप जहां जहां महंगाई है, खाने पीने की चीजों पे वो हुकूमतें सब्सिडी देती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को चीजें सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी का आधा हिस्सा जो है वो कर्जा उतारने पे निकल जाए, कर्जे का सिर्फ सूद उतारने में चला जाए, तो सब्सिडी आपने कहां से देनी है? आपने तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए मजीद कर्जा लेना है। तो वो एक प्रोसेस है और पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है। ये तेल की कीमतें या बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं यहाँ पे, वो भी इसी वजह से बढ़ी है कि बाकी दुनिया में भी बढ़ रही है। तो ये एक इशू है, लेकिन लोग किधर जाए? असल चीज ये है कि बेरोजगारी भी साथ बढ़ी है, बिल्कुल आम आदमी की वेजेस नहीं बढ़ सकी। जब ये चीजें हालात होंगे तो वो तो वैसे तो इन चीजों के ऊपर इनकलाब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग गालिबन किसी न किसी तरह कोई ऐसा रास्ता है जहां से वो अपने लिए कोई पैसा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है, माशरा, वो आप अगर देखें तो उसमें करप्शन अभी कोई जुर्म समझते ही नहीं। आप देख लीजिए कि करप्शन के नाम पे बाहर निकले, करप्शन का केस भुगतने जो जाता है अदालत में, उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जाती हैं, उसका इस्तकबाल बड़ा शानदार होता है। तो करप्ट होना चाहिए। करप्ट आदमी चोरी चिकारी करके वो सबसे ज्यादा बाइज्जत आदमी है आज। तो जनरल साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर एक तहरीक चलाने का जवाब जो है वो मुकम्मल एक मौजूद है, कोई तहरीक इस पे चल सकती है? कोई ऐसा लग रहा है आपको ये चला पाएंगे? क्योंकि जो काउंटर नैरेटिव गवर्नमेंट दे रही है वो सारा मामला ब्लेम अपोजिशन पे डाल रही है कि ये जिम्मेदार है। देखना, असल चीज ये है कि तहरीक चल जाए अगर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो जो वाकई नजर आए कि वो गरीबों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लोग तो खुद लूट मार के माहिर थे, इन्होंने खुद किया। मेरा नहीं ख्याल कि ये तहरीक चला सकेंगे, लेकिन अगर चल भी जाए तो बैकफायर करेगी, क्योंकि इनके भी बस में नहीं होगा। जो फैक्ट्स हैं वो तो नहीं आप डिनाई कर सकेंगे ना। कल मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ को हुकूमत मिल जाए तो क्या ये महंगाई कम कर देगा? कैसे कर ले? जो फैक्ट्स हैं आपके, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं, वो तो वही हैं। असल खराबी कहां पे है? इनमें से कोई भी मुखलिस आदमी ने, अगर ये इनमें खलूस होता, इनको कौम की फिक्र होती, ये सारे बैठ जाते और पहले इकोनॉमी का मसला हल करते। इकोनॉमी का मसला किसी एक पार्टी से हल नहीं होगा। यहाँ बात बड़े सख्त फैसले करने होंगे जिसको ओन करना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी। वरना होता ये है कि आज अगर पीटीआई को सख्त फैसला करे तो अगले दिन ऑपोजिशन उसको शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जरूरत है कि यहाँ पे ये इकट्ठे होकर इसका कुछ करे, वरना तो इकोनॉमी आपको ले। अब तो मेरे ख्याल से वो इकट्ठे होने का टाइम भी निकल चुका है। शहजाद चौधरी साहब, आपकी क्या राय? आप वो इकट्ठे होके कोई इस तरह का चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके आगे बढ़ना, अब वो मेरे ख्याल से टाइम गुजर चुका है। 3 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट को। अब 1 साल बाद तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन के मोड में चली जाएंगी। और वैसे भी अब तो शहबाज साहब भी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं।
तो अब को लग रहा है कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होगा कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, अपोजिशन के साथ मिलकर कोई किसी किस्म का एक बेहतर एक साजगार माहौल बनाया जाए, या फिर अब ये महंगाई के साथ ही हम 2023 के इलेक्शन में दाखिल हो जाएंगे और उसमें आवाम फिर एक फैसला सुनाएंगे अपना, जो महंगाई के मामलात हैं वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगले इलेक्शन के अंदर? शुक्रिया समर। देखिए, सबसे पहली तो तहरीक को ले लेते हैं। तहरीक तो पिछले साल पीडीएम के फोरम से बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले इनको सजेस्ट किया कि गिराते हैं गवर्नमेंट पंजाब की, जहां पर के पीएमएलएन पीछे हट गई और गवर्नमेंट ना गिरा सकते थे लेकिन उन्होंने ना गिराई। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसको गिराने के बाद फिर हम सेंटर में भी गिरा लेंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी पंजाब में भी, जो बड़ा सूबा है, उसके बाद सेंटर में भी गिरा लेंगे। उसके गिरने के बाद जब वो होगा तो उसके बाद फिर ये हुकूमत हमारे पास आ जाएगी और जितनी खराबियां अब तक 2.5 साल में हुई हैं, यानी या 1.5-2 साल में 2 साल गुजरे थे पिछले साल, उस वक्त तक हम सब सीधे कर देंगे। अच्छा, लेकिन वो कोई माई का लाल आगे बढ़ के वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो माहौल है जिसके अंदर के दुनिया के हालात जो हैं सो हैं, तेल की कीमत कहाँ जा रही है, कमोडिटीज प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, IPIs के जो मुआहदे हमने किए हैं वो तो तबाही मचा रहे हैं, और कैसा एक आपका सर्कुलर डेट कहाँ से कहाँ जा पहुंचा है। उसके अलावा आप उधार के बगैर आप जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेगी हुकूमत के तौर पे, हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्तों में जाके वहां पे हुकूमत लेके करना किसी ने क्या है? तो इसलिए सबसे पहले तो पीएमएलएन ने अपना काम छोड़ा, उन्होंने कहा हम तो नहीं गिराएंगे बुजदार साहब की गवर्नमेंट को। उन्होंने उसकी एक वो तौजीह भी दी जो कि सियासी तौजीह थी कि ये बड़ा हमारा हेल्पफुल मामला है, अगर बुजदार रहेगा तो हमारे वोट ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सेंटर में वो जाहिर है कि अगर उसको गिराते तो अगला कदम वो आता, तो आपस में इनके तहरीक तो वहां पे खत्म हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये समझाइए तो सही कि महंगाई किस वजह से है, किस बुनियाद पे है, और इसका किस हुकूमत के पास क्या तरीका है रिजॉल्व करने का। लेकिन चूंकि हमारी इलेक्ट्रेट आम आदमियों के ऊपर मुनहसर है और बदकिस्मती से वो नारे के साथ जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने इस वक्त कमर तोड़ के रख दिया है आम आदमी की, तो सिर्फ ये नारा ही काफी है। इन्होंने बड़े सिंपली, देखिए ना, आपने पिछले चंद दिनों में देखा होगा, हफ्तों में, महीनों में, कि अब पीएमएलएन बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रही है कि 2023 का इलेक्शन होगा। अगर 2022 का इलेक्शन भी हो जाता है तो पीएमएलएन वो नहीं चाहती, वो चाहती है 2023 तक लेके जाएं। उसकी वजूहात हैं, उसकी और भी रीजन हैं जो कंडीशनल रीजंस हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि 2022 में इलेक्शन हो, 2023 में इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और जब अगर वो होगा, और सिमिलरली पीपीपी भी तैयार है 2023 के लिए कि वो 1 साल क्यों जाया करें अपनी सिंध हुकूमत का, जस्ट बिकॉज टू पॉइंट विद अर्ली इलेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी की सारी चीजें जब आपस में मिलाते हैं तो इतना कन्फ्लिक्चुअल और इतना आपस में बुनियादी तौर पर इसका इख्तलाफ है जिनकी बातचीत के अंदर, कि सिवाय नारों के और कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, महंगाई एक बहुत बड़ा तूफान है और किसी भी हुकूमत के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा इसको मैनेज करना। बिल्कुल सही है। सईद काजी साहब, आप की क्या राय है? कोई फिर इसका मतलब है तहरीक वगैरह तो कुछ भी नहीं चलनी, जिस तरह से बात कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, अब सब यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर मुकम्मल कर ले 2023 तक, इन्हें एक्सपोज करना उसका मकसद है, या वॉट जो भी रीजंस हैं, तहरीक कोई नहीं चलनी। ये सिर्फ एक सियासी नारा था, बड़े जज्बात में थे। आज शहबाज शरीफ साहब माइक गिरा के बड़ी जज्बाती तकरीर की। क्या आपको लग रहा है कि शहबाज साहब को अपनी पार्टी के अंदर भी शायद इस चीज़ को ना माना जाए, जो बात वो कर रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ कोई तहरीक चला जाए, चूँकि पार्टी के अंदर बड़ी मुजामत है, बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, बड़े मुख्तलिफ बयानियाँ हैं मुतज़ाद किस्म के? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक है वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो तहरीक जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चलानी है, बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड है। दूसरी बात, आपने महंगाई की, महंगाई का क्या असर है हमारे हुक्मरान तबके पर, क्या वो? और तीसरी बात जो बड़ी शहजाद साहब ने भी कही और जनरल साहब ने भी कही, क्या हम इस अहल भी हैं कि महंगाई क्यों है, इस पर बात कर लें। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लिया, उसने तो टेक ओवर कर ली थी शुगर की इंडस्ट्री, और साथ जो है वो उसने राशनिंग करके तो नीचे ले आया था, उसने माफी की कमर तोड़ दी थी। अब बात यह है कि जिनकी वजह से महंगाई है वही कहते हैं महंगाई हो रही है। पता करें ना कि कौन कौन से कितने स्टेक्स हैं आपके सियासतदानों के शुगर में, जो रात को खुद महंगी करते हैं और सवेरे आके कहते हैं ये महंगाई हो गई है। हु इज द बेनिफिशियरी? आईपीपीज का बेनिफिशियरी कौन? अभी आपने आईपीपीज की बात की। बात यह है कि ये लोग महंगाई कर, ये फार्मास्यूटिकल की महंगाई का कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं। लोगों की कमर तोड़ के रख दिया आपने, दवाइयों की इतनी कीमत बढ़ाई, कोई इसको हाथ लगा सकता है? उसकी वजह यह है कि इस महंगाई को आपके जो इदारे जो मेरे रिप्रेजेंट करने वाले थे, इस महंगाई को वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनके कार्टल्स के नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बंद हो चुका है, SCCP टेक ओवर हो गया है,
कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक ने टेक ओवर कर लिया, कुछ मकामी शराफियों ने कर लिया। महंगाई यार, कोई मुनाफिकत और कोई तो ये तो जो सईद काजी साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं माफिया के साथ जंग करने आया हूं, तो माफिया तो फिर इसका मतलब है कि मजीद ताकतवर हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। चूंकि यही चीनी आज से 3 साल पहले 52-53 रुपए की मिल रही थी, आज 110 पे चली गई है। आटे की कीमत डबल होगी। बाकी जो शायद खुद जो मुल्क के अंदर पैदा होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई, जिनका डॉलर के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक उस तरह से नहीं बनता। देखिए, मैं इसको आप इंटरनेशनली भी देख लें। कोविड ट्रिगर रिसेशन के बाद हर जगह महंगाई हो रही है। उधर अमेरिका जो है नोट छाप के तो लोगों को दे रहा है। बात यह है कि महंगाई इनका इशू ही नहीं है। महंगाई और काले धन पे तो ये जिंदा है सारे के सारे। जो इसहाक डार ने असेंबली में कहा था एक कमेटी के सामने कि यहाँ 12 कार्टन रिप्रेजेंट आपकी असेंबलियों में कौन आपके इलेक्ट होगी? मैं इलेक्ट हो सकता हूँ, मैं ड्रीम सैलरीज हम लेते हैं, मैं और आप समझ, लेकिन हम इलेक्शन लड़ने का सोच सकते हैं इस मुल्क में। हम कुछ नसीब लोग हैं, इस समाज में बड़े लोग तंग हैं लेकिन हम लोग भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुझे बताएं, 10-40 लाख में इलेक्शन होता है यार? कौन सी असेंबली आएगी? 15-20 करोड़ रुपया जो 2 नंबर लगा के खर्च करके आता है अंदर इतनी मुकद्दस हैवानों में, वहां पे आके बैठते हैं तो वो मेरी कीमत भी नीचे करेगा। वो दवाई वाले से पैसे लेके आया है, वो प्रॉपर्टी का टाइकून से पैसे लेके अंदर आया ताकि मफादात की निगहदाश्त कर सके। वो महंगाई इनका इशू नहीं है और इनके होते तहरीक नहीं चल रही, वो कोई और ही जन्म में चलेगी। जी चलें, वो तहरीक चलती नजर सईद काजी साहब को नजर नहीं आ रही है। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़े इस वक्त सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं, बड़े झगड़े चल रहे हैं। पहले शायद तहरीक चलाने के लिए उन्हें मरियम नवाज साहबा को मनाना पड़े, मियाँ नवाज शरीफ को मनाना पड़े। चूँकि ख्वाजा आसिफ ने आज मान लिया है कि पार्टी के अंदर जो लड़ाई है, झगड़ा मौजूद है, वो पार्टी की टॉप लीडरशिप के अंदर है। नीचे कारकुनान आपस में मुत्तहिद रहें। तो नून लीग के लिए अगले इलेक्शन में ज़्यादा फाइट जो है वो आपस, जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है वो PTI उन्हें देगी या अंदरूनी इख्तलाफात देंगे? इस पर बात होगी। मुझसे ब्रेक बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है महंगाई की और महंगाई पर तहरीक चलाने की, जो शहबाज साहब ने आज बयान दिया, लेकिन उस पर नून लीग के ही ख्वाजा आसिफ साहब वो ये कह रहे हैं कि आज मान रहे हैं इस चीज़ को। पहले भी कई मरतबा कई मौके पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ बड़ी खुल के सामने आ चुकी है कि नून लीग के अंदर एक बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद है और असल जो बैटल फील्ड वो पंजाब है। पंजाब से जो पार्टी ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी उसने पाकिस्तान के अंदर सेंटर की गवर्नमेंट बनानी है इस्लामाबाद के अंदर। तो पंजाब में जो असल मार्का है वो इस वक्त अभी तक तो PTI और नून लीग के अंदर ही नज़र आ रहा है जोड़ पड़ता, जिस तरह हमने कैंटोनमेंट के इंतखाबात के अंदर भी देखा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा वो मान रहे हैं कि क़यादत के अंदर कारकुनान जो है वो मुत्तहिद रहे, वो इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं। ज़रा सुन लें। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। शेख साहब, ये जो नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ वाला कैंप है वो तो पूरा फोकस अगले इलेक्शन पे ही कर रहा है कि मुफाहमत वर्कर्स के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करना और इलेक्शन पे फोकस करना। महंगाई की बात वो कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा तो मुजामत की बात कर रहा है। फुली वो कर रहे हैं लड़के हमने इक़्तिदार में आना है। तो ये इख्तलाफात ख़त्म हो पाएंगे नून लीग के आपस में अगले इलेक्शन से पहले या ये मजीद इनको खराबी की तरफ? जस्ट शॉर्ट फ्यू लाइन्स ऑन द उससे पहले जो बात हुई, बात यह मैं समझता हूँ कि क्योंकि मियाँ साहब के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग होता हुआ नज़र आ रहा है और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ, और जिस पे केस होता है ना उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने लगा। और ये बड़ा सूटेबल टाइम है कि अगर आप अभी महंगाई के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दें और उसको महीने 2 में उठा के यहाँ ले जाएं, उसके बाद अगर आप अरेस्ट भी हो जाएं और नैब आपको ले जाए या FI आपको ले जाए तो फिर बड़ा इजीली आवाम में प्रोपेगेट किया जा सकता है कि जनाब क्योंकि मैंने महंगाई के खिलाफ और आवाम के लिए आवाज़ उठाई थी, दैट्स व्हाई आई गॉट अरेस्टेड। उसमें फिर वो अरेस्ट भी जो है वो भी आपके लिए ज़्यादा माइज बनता है। दूसरा, आपने जहाँ डिवीज़न की बात की है, जो असल आपका सवाल था, डिवीज़न का मामला देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा एहतराम है और भाई हैं। मैं बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जी क़यादत के झगड़े हैं। बिल्कुल अगली बात उन्होंने गलत कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये वर्कर के नहीं, क़यादत का झगड़ा वर्कर को तकसीम करता है। मैं आपको बताता हूँ, नून लीग में अब ये हो रहा था जब ये गवर्नमेंट में थे कि जो लोग मरियम बीबी के कैंप में थे, अगर वो उससे पहले हमज़ा साहब या मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इंटरेक्ट करते थे तो अगर हमज़ा साहब को या मियाँ शहबाज शरीफ को ये पता चला कि ये आज मरियम बीबी के पास जाती उम्रा मीटिंग पे गए थे, उन्हें बुला के पूछना, हाँ भाई की करन गए सो, कितने गए सो,
बंदे 1-2 महीने में कंफ्यूज हो गए, बंदे परेशान हो गए कि हमने इनके साथ खड़े होना है या हमने इनके साथ खड़े होना है। वर्कर को अगर आप कंफ्यूजन में डालेंगे कि यार जब मैं ओनू मिलया तो वो नाराज हो जाएगा, तो जो ओनू मिलया तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे मरियम औरंगजेब को सलाम पेश करना चाहिए, बड़ी दाद देनी चाहिए कि वो दोनों तरफ बड़ा जबरदस्त तरीके से मैनेज कर रही है। वो यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है। वो लैक ऑफ पीपल है ना, क्योंकि इनके पास मीडिया पे बोलने वाले बंदे अब कम हो गए हैं। जो ज्यादा बोलने वाले थे वो अचानक खामोश हो गए। ये मरियम औरंगजेब साहबा सेकंड कैडर की लीडरशिप थी, इनको आगे आने का मौका मिला। अब और कोई बंदा है नहीं, खातून है। ये ना देखें ना, अब आपके जहाँ मीटिंग होती है मरियम नवाज के कैंप की, वहाँ उन्हीं के कैंप के लोग सारे होते हैं। जहाँ शहबाज शरीफ साहब के कैंप की कोई मीटिंग होती है, वहाँ उन्हीं के कैंप के सारे उनके हम ख्याल लोग वहाँ पे होते हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब वो दोनों जगह फिट आती हैं, इधर भी होती है, वहाँ भी होती है। उनकी रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है, शी माइट बी अ गुड बड़ा तरीके से मैनेज कर रही है वो दोनों साइड मेरे ख्याल से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। जब क़यादत का झगड़ा होगा तो वर्कर कंफ्यूज होगा, वर्कर डिवाइडेड होगा, वर्कर खुशनुदी चाहता है लीडर की। अगर वो इसी बात से डरता रहे कि मियां शहबाज नाराज हो जाएंगे अगर मैं मरियम को मिला या मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी, तो वो पार्टी का नुकसान है। आपने अगली बात पूछी कि क्या ये अपने डिफरेंसेस मेंड कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल फैमिलीज में जो बिगर इंटरेस्ट को देखा जाता है और वो जब टाइम आता है तो किसी ना किसी इंटरनल ले दे में मामला तय हो जाते हैं। जरा साहब, ये मामलात आपको तय होते नजर आ रहे हैं किसी लेवल पे जाके इनके, या अब नून लीग के लिए ज्यादा लड़ाई, वो अंदरूनी जो इख्तलाफात है वो बड़ा चैलेंज है, पीटीआई इतना बड़ा चैलेंज है पंजाब के अंदर? देखिए समर, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, अगर आप हिस्ट्री देखें तो दोनों भाइयों के इख्तलाफ कह लीजिए या गुड और बैड वाली बात कह लीजिए, कुछ भी करें, लेकिन दोनों के नैरेटिव मुख्तलिफ रहे हैं और दोनों के कुछ न कुछ हमायती भी मौजूद रहे। लेकिन आखिर में हुआ वही है जो मियां नवाज शरीफ ने किया। शहबाज शरीफ साहब को आदत है कि वो बिलाखिर उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। वो आके डिफाइंस पे एक लिमिट है, उसके आगे नहीं वो जाते। आप कोई वक्त देख लें कि जब कभी उन्होंने, मैं इवन जनरल मुशर्रफ के मामले में मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ को वो घर में आके मिले और उन्होंने कहा जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी आपको हटाने का सोचे। जनरल मुशर्रफ ने कहा मुझे पता है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी ये करें, लेकिन बाद में किया वही जो मियां नवाज शरीफ ने करना था। तो इनके अंदर ये एक मसला है कि आखिर में आके तौलिया फेंक के साथ हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी इख्तलाफात वगैरह का कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। आप देखेंगे शहबाज शरीफ पीछे बिल्कुल वो अपना कदम मिला के चलना शुरू कर दें। मसला ये अब ज़्यादा आगे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे मरियम नवाज साहब आ गई हैं, तो इसलिए मेरा से वो चैलेंज उनके लिए बन रहा है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद चौधरी साहब से जानेंगे कि पंजाब के अंदर फिर जो असल जो सियासी जोड़ पड़ने वाला है वो किसके दरमियान पड़ेगा और किस लेवल का पड़ेगा। चूँकि शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हैं हमें इसी तरह का शफाफ इलेक्शन चाहिए, और ऐसा ही शफाफ इलेक्शन हुआ तो 2023 में पीटीआई कहीं नज़र नहीं आएगी। ऐसा हो पाएगा? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, एक तरफ शहबाज साहब तहरीक की बात कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अपने अंदर काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं, और अब पीटीआई जो है वो एहतसाब की जो ड्राइव है वो भी तेज़ करना चाह रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब जो है अब वो, जो कि 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, नया चेयरमैन नैब लगाना, लेकिन शहबाज साहब से मुशावरत नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना है। तो वहाँ से भी एक शायद अफ्तार नहीं पड़े अपोजिशन के ऊपर। गवर्नमेंट शायद चाह रही हो कि ज़्यादा बंदे इनके गिरफ्तार हो जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, कैंपेन ना चला सकें। ये जो अप्रोच है शहजाद चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो पाएगी? अपोजिशन को दबा लेना, एहतसाब को तेज़ करना, उसकी क्रेडिबिलिटी फिर क्या होगी अगले इलेक्शन से पहले अगर ये इस काम को तेज़ करते हैं, नया बंदा अपनी मर्जी का लागे? देखिए समर, जिस तरह कहते हैं ना कि ये कमाल की हुकूमत है और ये कमाल की ऑपोजिशन है। जब पूछा जाता है कि पीटीआई को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, तो कहते हैं पीटीआई से, खुद से खतरा है। जब आज आप ऑपोजिशन से पूछें कि पीएमएलएन को खासतौर पे किससे सबसे ज़्यादा खतरा है, उसको पीएमएलएन से ही खतरा है। यानी हम आज उस नहज पे आ गए पीएमएलएन के अंदर, जहाँ पर कि वो पार्टी के अंदर ही इस किस्म का खतरा पैदा हो गया कि ये पार्टी अपना काम कर भी पाएगी या नहीं। अच्छा देखिए, पंजाब की बात हो रही थी। पंजाब में हमारी तारीख में, मैं खुद पंजाबी हूँ, हमारी तारीख में कब हमने किसी नज़रिए के ऊपर या किसी चीज़ के तहरीक के मामले में हमने कोई कामयाबी हासिल की है? छोटी छोटी हो सकती हैं कोई किसी और चीज़ के अंदर, लेकिन सियासी तौर पर हम बड़े वेलकमिंग लोग हैं और हमने हमेशा एक बाहर से जो भी कोई चीज़ आती है, नज़रिया आता है, कुछ आता है, हमने उसको अपने अंदर समोया है। तो इसलिए
मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक का या नजरिए का इतना बड़ा, हाँ जो काम है वो इलेक्टेबल्स का, और खासतौर पे दो इतने बड़े माशाल्लाह आपके पैनल पे पॉलिटिकल ना सिर्फ एक्टिविस्ट हैं बल्कि पॉलिटिकल प्लेयर हैं और पॉलिटिक्स समझने वाले हैं, सईद काजी साहब की तरह के लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि पंजाब में इलेक्टेबल जहां फैसला करेगा वो सारे का सारा जो खानदान है, वो जो उनका कबीला है, वो सारे का सारा उसके पास जा बैठेगा, बरादरी उधर जा बैठेगी, उसने फैसला करना है। हवा किधर की चल रही है, हवा जिधर की चलेगी ये इलेक्टेबल्स उधर का रुख कर लेंगे। PMLQ कैसे बनी थी, इसी तरीके से बनी थी, आइंदा बन सकती है, किसी और शक्ल में बन सकती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जल्दी परवेज अलाई अभी भी एक फैक्टर है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो निसार अली खान पर तोल रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। हम क्यों भूल रहे हैं कि PMLN के अंदर इस किस्म का डिवाइडेड हाउस है कि उसकी हवा भी चलने के आसार अब मुमकिन नजर नहीं आ रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि PMLN एक खत्म हो जाएगी, एक बंच के तौर पे अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि बाकी छोटे मोटे हिस्से मिल मिला के इंक्लूडिंग PTI एक ऐसी फोर्स बन जाए जो कि फिर भी उसको आउट नंबर कर जाए पंजाब में भी और सेंटर में भी। बिल्कुल सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खुल गई है, और वाकई में ख्वाजा आसिफ साहब की बात 100% दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि भाई अपने मामला ऊपर सही करो, वरना नीचे वाला बंदा टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। इलेक्टेबल भी आज छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। राना तनवीर साहब भी आज और किस्म की सोचें लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पंजाब की पॉलिटिक्स अभी सेटल होती नजर नहीं आ रही, बहुत ओपन है इस वक्त। सईद काजी साहब, फिर ये 2023 में फिर क्या देख रहे हैं आपके, एक नई कोई फोर्स वहां पे आ सकती है या फिर मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान ही जोड़ पड़ने जा रहा है? चूंकि जो इलेक्टेबल्स PTI के अंदर आए थे, जिन्हें जहांगीर तरीन लेकर आए थे, जहांगीर तरीन अब PTI के साथ नहीं है, उस तरह से शायद अगले इलेक्शन में भी 2023 में PTI के साथ ना हो, तो वो इलेक्टेबल्स जो जिन्हें लेकर आए थे उन पर असर फिर भी कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन साहब का है। कोई ये भी चल रही खबरें कि पंजाब के अंदर शायद एक नया ग्रुप आ जाए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, दीगर लोग मिलकर अपना एक ग्रुप ले आए वहाँ पे MNAs का, MPs का। क्या खबरें आपके पास लग क्या रहा है, क्या होने जा रहा है पंजाब के अंदर? देखिए, आपने जब कह दिया कि ये इलेक्टेबल्स का दौर है, इसमें जो कोई नजरियाती सियासत नहीं है, इलेक्टेबल्स हैं और वही फैसला करेंगे। जब इलेक्टेबल्स का दौर होता है तो मुकद्दर तबकात जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका रोल जो है गवर्नमेंट उसमें बढ़ जाता है। तो डीपोलिटिसाइज्ड लोग ज्यादातर, यही जिस तरह हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं बिरादरियों पे, और इलेक्टेबिलिटी भी क्या है आप देखें ना, यहाँ जो वोट पड़ता है 35-40% पड़ता होगा, बाकी जो साफ सुथरा वोट है, तो उसमें से आपने कितना लेना है? 12-13-15% वोट लेके तो आप विक्ट्री का निशान बना के तो मेजॉरिटी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन ये इलेक्शन जो है वो ऊपर से डिसाइड होंगे। और अभी मेरे भाई कह रहे थे ना, यहाँ इलेक्शन हुआ था, 1970 का इलेक्शन था, हर सन के उसमें मशरकी पाकिस्तान आराधा हो गया था, मगर लाहौर की सारी सीटें पीपल्स पार्टी जीत गई थी और नजरिए की बुनियाद पर इलेक्शन हुआ था। उसके बाद लोगों को इतना मायूस किया गया और इतने खिलवाड़ लोगों के साथ हुए कि एक तरफ नजरियात की सियासत पीछे चली गई, दूसरा इलेक्टेबल्स आ गए और फिर बिजनेस प्रपोजिशन बन के रह गई। नाउ मनी फॉलोज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, ये हो गया है। तो इसलिए जो लोग हैं ना, मैं एक और भी आपको बात बताऊं, इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो वो 7 ट्रक ले आते हैं, उधर तो शराब अलाउड है तो बांट देते हैं, वो आटा वाटा बांट, वो लोगों को भी पता होता है कि आज ही ले लो जो लेना है इनसे। तो एक ऐसी सियासत है जिसमें मुझे लगता है बड़ा तीसरा दौर हमारा चला। हमें बड़ी खुशी भी थी कि हमारे इलेक्टेड जो पार्टीज हैं वो बाहर इलेक्शन लड़ रही हैं, मार्शल लाल वाले बाहर बैठे हैं, मुदाखलत उस तरह से नहीं है जिस तरह है। मगर हुआ क्या, हुआ ये है कि आपका अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई IMF की 4 शर्तों में से एक शर्त है, महंगाई करनी है आपने, टैक्स इनडायरेक्ट लगाना है, ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी और ये सारा जो IMF के साथ हमारी 4 शराइत है उसमें इनबिल्ट है। अब आप वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलते हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे, यही डायलेमा है। अगला आएगा इमरान खान को बुला देगा आपको, और जब अगला आएगा वो आप कहोगे इमरान खान का दौर बड़ा अच्छा था यार, उसकी चीनी इतनी की थी, अब इतने की होगी। तो ये रियासत को चलाने का बिल जब तक आप आवाम को देते रहेंगे, और इस सारे सेटअप में यही कुछ है। तो इसमें कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, मगर जो रिजल्ट होगा वो बाला तबकात के मर्जी का ही होगा। जी सही है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो एहतसाब के वाले से मजीद बात करेंगे कि ये एहतसाब की जो ड्राइव है ये पॉलिटिकली इमरान खान साहब को अगले साल डेढ़ में कितना फ़ायदा पहुंचा पाएगी, क्योंकि अपने मर्जी का चेयरमैन नायब लगाना चाह रहे हैं, क्या वो अपने सियासी अहदाफ हासिल कर पाएंगे इस फैसले से? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। खान साहब ने एहतसाब करना है और अगले 1.5-2 साल में और बड़ा टिका के एहतसाब वो करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है इस मामले का जिसे भी वो चेयरमैन नायब अपनी मर्ज़ी का लेके आते हैं उसका पॉलिटिकली एक बड़ा असर उसका होगा। तो शेख साहब अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नायब ला के खान साहब पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर पाएंगे? क्विकली मुझे इस पर आपका आंसर चाहिए। देखें, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। कई दफ़ा आप आदमी ले आते हैं, सख्ती ज़्यादा हो जाती है, उसके रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जो इस नारे पे आया कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, उसको बिल्कुल अपनी टीम लेके आनी चाहिए। ये मैं सिर्फ खान साहब के बारे में नहीं कह रहा, ठीक, हर वज़ीर-ए-आज़म को जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आप कह रहे हैं। ठीक, जनरल साहब आपकी क्या राय है इस पे? मेरा ख्याल है एक तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, वही जो पहले वो कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरी तरफ ये है कि ये सिस्टम पूरा चूंकि एक करप्ट आदमी को फेवर करता है या करप्ट माफिया ज्यादा मजबूत है इस सिस्टम से, तो पहले भी किसी को सजा नहीं हुई तो अब भी नहीं होगी। वो ये मतलब ये फेलियर है बहुत बड़ा जो इमरान खान को बाद में जवाब देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्लोगन उनका यही था कि हम छोड़ेंगे नहीं, पैसा वापस लाएंगे, तो वो तो किसी एक को भी सजा नहीं। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब आपकी क्या राय है? ये जो एहतसाब की जो खान साहब की ड्राइव है वो इसको ज़रा एग्रेसिवली यूज़ करना चाह रहे हैं अगले 1.5-2 साल में। ये भी कहा जा रहा है कि शायद अपोजिशन के पर्टिकुलरली नून लीग के पंजाब में कोई 2-3 बड़े बंदे उनकी हो जाए कन्विक्शन हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसका पीटीआई को बड़ा फ़ायदा हो जाए, नीचे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाके। ये हो पाएगा? समर 3.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अगले 1.5 साल में क्या होना है? पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर किसी को पकड़ना है तो उसके लिए नैब की जरूरत नहीं है, उसको पकड़ा किसी भी वजह से जा सकता है। हमारे यहाँ होता रहा है, हो रहा है, आइंदा भी हो सकता है और ये कोई बईद नहीं है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, यानी इसका ऐसा होम्योपैथिक स्टेप है जिसका रौला ज्यादा पड़ेगा, इसका माने कुछ नहीं होगा, लामानी किस्म की, बेमानी किस्म की बात है। यार आपने नैब में कर क्या लिया अब तक? यू कुड नॉट इवन सॉर्ट आउट। आप तो नैब के रिफॉर्म को नहीं कर सके आप लोग बैठ के इकट्ठे, तो आपने ऊपर से बंदा चेंज कर दिया तो क्या कर लिया? तो मेरा ख्याल है कि देयर इज गॉट टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। ये वक्त ज़ाया मत करें, अगले 1.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारी करें और जो कर बैठे हैं उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, सईद काजी साहब, मर्जी का चेयरमैन नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाह रही है और मेरी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, तरात हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब जो हैं उनका नाम बहुत ज़्यादा वो फेवरेट हैं चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें लाना चाह रही है चेयरमैन नैब, वो बन सकते हैं अगले चेयरमैन नैब, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर लेकर आते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या पीटीआई हासिल कर सकती है? सिंध के अंदर भी उन्होंने वो कह रहे हैं हमने सिंध भी जीतना है, पंजाब भी जीतना है। जब अजमत शेख साहब का नाम आया था, जब उन्होंने एक कमीशन बनाया था, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बयान देने शुरू कर दिए थे कि ये उस बेंच में शामिल थे जिस बेंच की नतीजे भी ये कि ना हमें ब्रॉडशीट वाला चाहिए। हमें तो जस्टिस मलिक यूं भी सूट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो इसलिए मैं किसी को एक सिंगल आउट नहीं करके कह रहा। लेकिन सवाल ये है कि यार देखिए ना, आप कैसे आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सियासत जो है 2 तरीके से हुई है। एक तो सियासत यहाँ से अब लंदन चली गई, आपके निकल के ना आपके खेतों के लिहानों से निकल के पहले ड्राइंग रूम में चली गई थी, और जो जमीन की सियासत है वो बिरादरीइज्म पे, धड़ेबंदी पे, बंदे के पर्सनल इन्फ्लुएंस पे हो गई है। और वही अभी मैंने पहले भी कोट की थी एक स्टडी कि जो इंडिया में ये स्टडी की गई थी कि वाई जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी ज्यादा लाइकलीहुड होती है उसके जीतने की। इसको आमिर खान ने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया था कि भाई यहाँ सर्विस डिलीवरी कोई नहीं है, यहाँ जो जायज काम है वो भी कंट्रोक्टर से करवाना पड़ता है। तो देखिए बहुत कुछ करने वाला है, और ये जो इस सिस्टम से लोगों को मायूस कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हम भी देख चुके हैं, अब लेके देखते हैं, तो कोई एजेंडे लेके आए और इस इकोनॉमिक सेटअप को चेंज करें। ठीक है, जो है इससे निकले। चले, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। शेख साहब आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाह रहे थे इस पर? बस मैं यही कह रहा था कि इनके पास लीगल रास्ता यही है कि ये लेजिस्लेशन और उसको एक्ट को पास करवा लें। 2 चेयरमैन नैब ऑलरेडी चौधरी निसार जो हैं वो कोर्ट से फारिग करवा चुके हैं, इसीलिए कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं थी हुई, तो सही तरीके से कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो इस नारे पे है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, उन्होंने अपनी टीम दा हक होना चाहिए। सही, अपनी टीम टू ब्रिंग लीगल एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पूरी मुशावरत करें, वो पूरी करें। और वो नहीं करना चाहते, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप अपना एक्ट पास करवाएं, जो मर्जी कर लें, ले आएंगे अपना चेयरमैन नैब, और फिर इसके ज़ाहिर सियासी रिपरकशंस भी होंगे, वो होंगे, लाजमी होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।